आजच्या कार्यक्रमाचं प्रमुख आकर्षण जितनराव मांझी यांचं मंचकावर आगमन झालेलं आहे। तर तेव्हा सर्वांनी टाळ्यांचा गजर करावा। आज इथे पवित्र दीक्षाभूमीवर आवाज इंडिया टीव्हीचा दुसरा वर्धापन दिन आणि त्यानिमित्त संकल्प समारोह आपण इथे साजरा करत आहोत। सर्वप्रथम ज्या पवित्र दीक्षाभूमीवर आपण उपस्थित आहोत, सर्वात आधी वंदन तथागत भगवान बुद्धाला करूया। सर्वांना आज इस सभा में उपस्थित सभी मान्यवरों से नम्र निवेदन है कि वे तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान गौतम बुद्धांचा, तथागत भगवान गौतम बुद्धाचा, तथागत भगवान गौतम बुद्धाचा। यानंतर परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस हार अर्पण करण्यासाठी सर्व मान्यवरांना मी विनंती करतो। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। यानंतर सर्व मान्यवर दीप प्रज्वलित करतील अशी विनंती आहे। आज आपल्या मंचकावर बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि इतर सर्व मान्यवर उपस्थित आहे। सर्वात प्रथम पूजनीय भदंत विमल कीर्ती गुणश्री यांचे स्वागत आवाज इंडिया टीव्ही तर्फे माननीय प्रीतम बुलकुंदे सर करतील अशी त्यांना नम्र विनंती आहे। सोबतच आवाज इंडिया टीव्ही तर्फे सन्मान चिन्ह सुद्धा देतील। बिहार राज्यामधील अल्प कालावधीसाठी राहिलेले माजी मुख्यमंत्री माननीय जितनराम मांझी यांचं स्वागत माननीय अमन कांबळे आणि रमेशजी गोडबोले हे संयुक्तरित्या करतील अशी त्यांना विनंती आहे।
आंबेडकरी चळवळ ओबीसी मध्ये रुजविण्यासाठी आणि मुख्यत्वे बहुजन समाजातील धनगरांना एकत्र आणण्याचं मोठं काम करणारे माननीय महादेवराव जानकर यांचं स्वागत राजीवजी झोळापे आणि परेश अहिरकर करतील अशी विनंती आहे. आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी आवाज इंडिया टीव्हीचे प्रमुख संचालक माननीय अमन कांबळे हे प्रास्ताविक करतील अशी त्यांना विनंती. सबको नमो बुद्धाय, जय भीम. दोस्तों, आज एक काफ़ी खुशी का अवसर है कि आज आवाज़ इंडिया टीवी चैनल की हम इस सेकंड एनिवर्सरी को आज के दिन सेलिब्रेट करेंगे. और आज के दिन सेलिब्रेट करने के लिए हमने आपके बीच कुछ खास लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया है. दोस्तों, बिहार के जो सीएम थे जितेंद्र राम मांझी साहब, जब वो सीएम थे तब उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए, कुछ ऐसे काम दलितों के उत्थान के लिए किए जिसकी वजह से एक सशक्त दलित नेता के रूप में उनकी पहचान बनी. और तब से हमने मन में सोच लिया था कि मांझी साहब को इस बार हम बुला के ही रहेंगे. कुछ स्थितियां बदली, वो सीएम नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमने सोचा था कि हमने पहले सोचा था, वो हमारा कमिटमेंट था अपने मन के प्रति, अपने आप के प्रति. इसलिए सीएम न रहते हुए भी हमने उनको यहाँ पे इनवाइट किया है. मित्रों, उसको इनवाइट करने का कारण यही है कि जिस तरह से बिहार जैसे स्टेट में, बिहार एक ऐसी भूमि है जो भगवान बुद्ध की भूमि है, जो समानता के विचारों को प्रेरित करती है. बिहार का नाम ही विहार से पड़ा है, जो बुद्ध विहार होते हैं उसी से बिहार का नाम पड़ा है. और ऐसी भूमि से एक ऐसे व्यक्ति को जो बोध गया से करीब रहते हैं, और मांझी कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है कि जो कम्युनिटी के लोग, आपको पता होगा सर, आपण मराठी त्याला उंदीर म्हणतो, उंदीर खाऊन जगतात. आणि त्या अतिशय गरीब, जो बहुत ही वीक कम्युनिटी है, जो बहुत ही गरीब कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी से वो आए और अपने समाज का हौसला बढ़ाया. बिहार में दलितों को एक नई ऊंचाई दी, एक नई आशाएं प्रदान की, उनके उत्थान के लिए कई कार्य किए. तो ऐसे व्यक्ति को आज हमने आपके सामने लाया है. मित्रों, उसके अलावा हमने मीडिया में जो कार्यरत थे, आपने आज तक का नाम सुना होगा, आपने एबीपी न्यूज़ का नाम सुना होगा, आपने इंडिया टीवी का नाम सुना होगा. हम देखते हैं कि मीडिया में दलित और मुस्लिम लोगों का या बहुजन समाज के जो लोग हैं उनका दायरा, उनका जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, वो लोग नज़र नहीं आते. लेकिन आज से कई साल पहले जब आज तक की शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत के साथ में माननीय कंवर वहीद नकवी साहब जुड़े हुए थे. एक ऐसा शख्स, एक ऐसा व्यक्ति आज हमने यहाँ पे बुलाया है कि जिसने मीडिया में अपना एक मकाम हासिल किया, अपने एक पहचान हासिल की, और मीडिया में मैनेजिंग एडिटर के रूप में वो रहे. और हमारी विनंती का उन्होंने मान किया. हालांकि मेरी उनकी कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन मैं उनके बारे में जानता ज़रूर था, क्योंकि बीइंग अ मीडिया मैं उनके बारे में जानता था. मैंने सर को कॉल किया, मैंने सर को रिक्वेस्ट किया, और खाली एक रिक्वेस्ट पे लोग आए. मांझी साहब से हमारी कोई मुलाकात नहीं थी या कोई पहचान नहीं थी, लेकिन ये बाबा साहब की पावन धरती, ये दीक्षा भूमि का ये कमाल है कि केवल पहचान न होते हुए भी, केवल नाम होते ही, बाबा साहब का नाम, बुद्ध का नाम होने के कारण ही आज ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं. दोस्तों, इसके अलावा आपके जो हमेशा के जो हमारे महादेव जानकर साहब हैं, महादेव जानकर साहब ने धनगर समाज के अंदर में, धनगर समाज को आरक्षण मिलने के लिए काफ़ी बड़ा आंदोलन संघर्ष किया है. वो एमएलसी है, आमदार है, और बहुजन समाज की मूवमेंट को खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान जानकर साहब का है. डॉक्टर हर्षदीप कामले सर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा मार्गदर्शन करते हैं. माननीय विनोद गवई सर है. इसके अलावा बदंता विमल कीर्ति गुनसूरी जी भी यहाँ पर मौजूद है. तो इन सारे शख्सियत को हमने यहाँ पे बुलाया है. कारण यही था कि आवाज़ इंडिया टीवी चैनल एक ऐसा चैनल है जो दीन दलित दबे कुचले लोगों की आवाज़ बन के आपके सामने आया है. आज इस चैनल को 2 साल पूरे हुए हैं, और इस 2 साल पूरे होने के अवसर पर हमने तय किया था
कि 2 साल पूरे होंगे, हमने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा था चैनल चलाने के लिए। हमने अपने बलबूते पे, अपने भरोसे पे बहुजन समाज का मीडिया चलता है, दलित का मीडिया चल सकता है, ये सोच के हमने आज तक चैनल चलाया था और आप लोगों ने भी इसे खूब साथ दिया। आज 2 साल पूरे हो रहे हैं और आज इस 2 साल पूरे होने के अवसर पर हम इस पावन भूमि से ये अनाउंस करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर, महात्मा फुले, संत रविदास, संत कबीर, इन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर, बहुजन समाज के हर वर्ग की आवाज को लेकर, आम आदमी की आवाज को लेकर अब हम इस चैनल को सैटेलाइट के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित करेंगे। और आज हमें संकल्प करते हैं इस पावन भूमि से कि आने वाले 1 साल के अंदर में ये चैनल आपको सैटेलाइट पर नजर आएगा और दुनिया के देश के कोने कोने में चैनल जाएगा। दोस्तों, इतना ही कहते हुए मैं अपने 2 शब्द वाणी को रंग दूं। धन्यवाद। जय हिंद। आवाज इंडिया टीव्ही का स्वागत तूफान से हो रहा है। वैसे तो हम तूफान से डरने वाले लोग नहीं है। यानंतर प्रीतम बुलकुंदे यांना अशी नम्र विनंती आहे की आवाज इंडिया टीव्ही तर्फे जी मैत्री परिवार संकल्पना सुरू केलेली आहे त्याविषयी ते आपली भूमिका मांडतील। प्रीतम बुलकुंदे सर। सबको जय भीम। वादळ वारा पाऊस धारा मुळीन आम्हा शिवे, आम्ही तुफानातले दिवे, आम्ही तुफानातले दिवे, आम्ही तुफानातले दिवे आहोत। त्याच्यामुळे आम्ही इतक्याशा वाऱ्याने काही विझणार नाही आहोत। आम्ही जळत राहणार आहोत। आम्ही धगधगत्या मशाली आहोत। आम्ही क्रांतीच्या मशाली आहोत आणि बिहार मधून एक धगधगणारी क्रांतीची मशाल आज आपल्या मंचावर इथे उपस्थित आहे। त्यामुळे भिण्याचं काही कारण नाही, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि बिहार की बुद्ध की भूमि से जलती हुई मशाल जिन्हें हम जीतन राम मांझी कहते हैं वो आज मंच पर उपस्थित है। दोस्तों, 2 साल का ये सफर आवाज इंडिया टीवी का हमने यहीं से शुरुआत किया था। शायद आप लोगों को याद होगा, तब भी माहौल कुछ ऐसा ही था और इसी तरह से हमारी शुरुआत हुई थी। जब भी हम कुछ नई शुरुआत करते हैं तो प्रकृति भी हमें दाद देने के लिए आ जाती है। पहले साल में भी हुआ, दूसरे साल में भी हुआ और तीसरे साल में हम जब प्रवेश कर रहे हैं तो तब भी ये बात हो रही है। इसका मतलब हमारे इस संघर्ष में ये प्रकृति भी हमें साथ दे रही है, हमारी परीक्षा ले रही है। दोस्तों, आवाज इंडिया टीवी का जब हमने आगाज किया तो इसका दायरा सिर्फ विदर्भ में था। फिर दूसरे साल 26 जनवरी 2014 को हमने इसका दायरा बढ़ाया और इसका दायरा मराठवाड़ा तक ले गए और आज तीसरे साल में मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये दायरा और आगे बढ़ रहा है और ये जो हमारा क्षेत्रीय चैनल था ये चैनल अब नेशनल चैनल होगा और ये सैटेलाइट पर जाकर ये बहुजनवादी विचारधारा पूरे देश में पहुंचाएगा। दोस्तों, इस चैनल को मजबूत करने के लिए जो नए नए कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैं उसे अच्छे तरह से आपके सामने पेश करने के लिए कुछ योजनाएं हमने लाई है। इस चैनल को मजबूत करने के लिए जो नए नए कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैं उसे अच्छे तरह से आपके सामने पेश करने के लिए कुछ योजनाएं हमने लाई है। इसमें से एक योजना है आवाज इंडिया टीवी मैत्री परिवार, जिसका विज्ञापन आप अपने चैनल पर देख रहे होंगे। ये आवाज इंडिया टीवी मैत्री परिवार क्या है आप सोच रहे होंगे। तो हमने एक ऐसा समूह, ऐसा परिवार बनाने की कोशिश की है कि जो हमें जोड़े। आज हम शादी करते हैं, कुछ खरीदी करते हैं, कुछ लेते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस हम देते हैं। आप मुझे बताइए, जब हम शादी करते हैं कि लॉन किसी और के होते हैं, हम शादी करते हैं गहने किसी और दुकान में ले जाने जाते हैं, कपड़े लेने किसी और दुकान में जाते हैं। तो आवाज इंडिया टीवी ने संकल्पना की है कि हमारा खुद का क्लब हो और हमारा पैसा हमारे समाज में ही रहे। इसलिए आवाज इंडिया टीवी मैत्री परिवार का हम आगाज आज से ही कर रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इस मैत्री समूह को, इस परिवार से जुड़े और आवाज इंडिया टीवी को और इस बहुजनवादी विचारधारा को और आगे ले जाए। आपने मुझे 2 शब्द मेरे सुने, आप सबका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आंबेडकरवादी प्रबोधनकार अनिरुद्ध शेवाळे लिखित
भारत की मूल संस्कृति, अधोगति और उन्नति, इस किताब का विमोचन इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय जीतन राम मांझी, माजी मुख्यमंत्री, इनके हाथों से कर कमलों से होगा। तो मैं अनिरुद्ध जी शेवाड़े जी से विनंती करता हूँ कि वे अपने किताब का विमोचन करवाएंगे। आणि ह्यानंतर माननीय विनोद गवई साहेबांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया आपलं वक्तव्य ठेवावं। माननीय विनोद गवई साहेब। आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा। आदरणीय मंच, उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं महाकारुणिक गौतम बुद्ध और परम पूज्य विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के स्मृतियों को अभिवादन करता हूँ और उसी प्रकार आवाज़ इंडिया टीवी को उनके दूसरे बरसी के अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, जब मैं आवाज़ टीवी चैनल देखता हूँ तो मुझे एक बात हमेशा अखरती है कि आपके चैनल पर कमर्शियल एड्स हमें देखने को नहीं मिलती और मैं सोचता हूँ क्या हमारे लोग कारें, मोटरसाइकिलें, टीवी, फ्रिज, कपड़े नहीं खरीदते? क्या हमारी महिलाएं कॉस्मेटिक्स नहीं खरीदती? क्या हमारे बच्चे खाने पीने का सामान नहीं खरीदते? स्कूलों और कॉलेजेस में नहीं जाते? क्या हमारे परिवार फिल्में नहीं देखती? क्या हम कंज्यूमर नहीं हैं? दोस्तों, ये एक बहुत गंभीर बात है। इससे हम लोग ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शायद आज भी हमारे देश में हमें व्यापार व्यवसाय करने का बराबरी का मौका नहीं है। परंतु मैं समझता हूँ यह पूर्ण सत्य नहीं है। हमें परिस्थितियों को गंभीर रूप से पूरी तरह से सोचना पड़ेगा और आरक्षण के आगे जाके कुछ विचार करने पड़ेंगे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि देश के आज़ादी के बाद आज भी हमारे यहाँ जितनी सरकारें हुई है उन्होंने व्यापारियों को उनके विकास के लिए, उन्हें विदेशी स्पर्धा से बचाने के लिए कितनी मदद की है, कितना अनुदान दिया है और कितनी सहूलतें दी है। हम जब बैंकों में होम लोन के लिए भी जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है शायद हम भीख मांग रहे हैं। परंतु क्या आपको पता है कि आज हमारे देश की बैंकों ने तकरीबन 80% फाइनेंस सिर्फ देश के 20 बड़े औद्योगिक घरानों को किया हुआ है। तो हम खामखा इस जद्दोजहद में पड़े हैं कि हम आरक्षण के बोझ तले दबे हुए हैं। अभी फिलहाल में छोटे और खुदरा व्यापारियों के विकास के लिए हमारे सरकार ने मुद्रा बैंक की स्थापना की है। तो ये सब क्या है और क्यों है? क्योंकि हमारे देश के व्यापारी संगठित है, चालाक है, अनुभवी है, सरकार को हमारी तरफ से टैक्स वसूल करके देने वाले एजेंट है और उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा है। दोस्तों, जब हम इन व्यापारियों की तुलना हमारे किसानों से, दलितों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम शायद बहुत ही गरीब और भिखारी किस्म के लोग हैं, हमेशा सरकार से मदद मांगते रहते हैं। परंतु हमें हमारी ताकत को पहचानना होगा। हम सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, हम एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है और
इस देश के सच्चे टैक्स पेयर्स भी है। हमें अगर एकजुट हो सकते हैं हम, तो मेरे ख्याल से सरकार को हमारे लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे लोक संख्या के अनुपात से खर्चा करना पड़ेगा और इन्हीं व्यापारियों को हमें ग्राहक राजा कहते हुए अपने सर पर लेना होगा। मैं इस अवसर पर आप सबको आह्वान करता हूं कि हम पूरी ताकत के साथ में उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाएं। हमें इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। मैं फिर से एक बार आवाज़ इंडिया परिवार को उनके दूसरे बरसी के अवसर पर बधाइयाँ देता हूं। उन्होंने जो संकल्प किया है कि इस साल सैटेलाइट पे जाएंगे, उसके लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और मेरे तरफ से वादा करता हूं कि उनको जो हर संभव हो मदद मैं करूंगा। उसी प्रकार आप सब लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयाँ देता हूं और मुझे यहाँ पे बोलने का समय दिया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जहाँ से तेज हवाओं का आना जाना है, जिद है कि मशले वहीं जलाना है। और मैं आवाज़ दे रहा हूँ देश के ज्येष्ठ पत्रकार, क्योंकि जिनका अपना वजूद भी यही रहा है कि उन्होंने जब भी बात की है तो इन्हीं हवाओं और तूफानों के बीच सामाजिक सरोकारों की बात की है। आजकल कमर वहीद नकवी साहब को अगर उनके स्तंभों के रूप में, राग देश के रूप में अगर देश जानता है, लेकिन आपको बताएं कि अगर देश में कहीं भी कम्युनल वायलेंस हो जाए, देश में कहीं भी सांप्रदायिकता से जुड़ी हुई बातें हो जाए, देश में कहीं भी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं कि जहां मीडिया को अपनी दखल देनी चाहिए, तो ऐसी सारी जगह पर कमर वहीद नकवी साहब अपनी कलम और अपनी वाणी के साथ खड़े हो जाते हैं। एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत आज दीक्षा भूमि पर है और एक ऐसी शख्सियत कि जिसने भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या देखना चाहिए और क्या दिखाना चाहिए, इसकी तहजीब को सिखाया। उस तहजीब को मैं यहाँ पर आवाज़ दे रहा हूँ। एक लंबा परिचय उनका नहीं दूंगा, क्योंकि बड़े परिचय का ये एक छोटा सा परिचय है कि मैं चल रहा हूँ उस पथ पर, मैं चल रहा हूँ उस पथ पर, चलता रहूंगा तो चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा या फिर बहुत अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। मैं आवाज दे रहा हूं आवाज इंडिया टीवी के इस दूसरे साल के सालाना जश्न पर जनाब कमर वहीद नकवी साहब को, देश के जाने माने पत्रकार, ज्येष्ठ पत्रकार और हम सब के लिए पत्रकारिता के जो कि जर्नलिस्ट का काम करते हैं, उन सब के लिए एक आदर्श के रूप में आते हैं। आइए सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमन काम्बले जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझको आमंत्रित किया। आज यहाँ आकर मुझे बहुत प्रसन्नता है और बहुत गर्व भी है कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ। और पहली बार इस कार्यक्रम के ज़रिए आज मुझे पहली बार इस दीक्षा भूमि की पवित्र धरती पर आने का अवसर मिला और आप सब लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बड़े ही गर्व की और बड़े ही प्रसन्नता की बात है। अब और दूसरी बात कि अमन काम्बले जी को इस बात के लिए बधाई दे रहा हूँ कि उनके चैनल आवाज़ इंडिया के आज 2 साल पूरे हो गए और उनको इस संकल्प के लिए भी बधाई दे रहा हूँ कि वो अगले साल अपने चैनल को सैटेलाइट पे ले आएंगे और ताकि पूरा देश देखे। ये बात इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आवाज़ इंडिया एक वैकल्पिक मीडिया है, एक अलग मीडिया है जो मुख्य धारा का मीडिया है उससे अलग होकर के बहुजन की बात करता है, वंचित की बात करता है, दलित की बात करता है, जो सताए हुए हैं,
जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं उनकी बात करता है। तो आज का जो मीडिया है, मैं भी उस मीडिया का पार्ट हूँ और हिस्सा हूँ, लेकिन आज का मीडिया जो है वो काफ़ी कारपोरेट इंटरेस्ट से चलता है और इसलिए थोड़ी सी उस मीडिया के जो उद्देश्य हैं, उस मीडिया के जो इंटरेस्ट हैं, वो थोड़े फर्क हैं। हर समाज के, जो भी समाज अपने आप को मजबूत स्थिति में देखना चाहता है, अपने आप को आर्थिक स्थिति से, राजनीतिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से मजबूत देखना चाहता है, उसकी कुछ 3-4 चीजें उसकी जरूरी शर्त है। सबसे पहली शर्त है कि साक्षरता, वो समाज कितना साक्षर है। अब ये बड़ा अजीब स्थिति है कि आप जितने साक्षर होंगे उतने ही सक्षम होंगे और जितने सक्षम होंगे उतने ही साक्षर होंगे। जो सक्षम नहीं है वो साक्षर नहीं हो सकता और जो साक्षर नहीं है वो सक्षम नहीं हो सकता। तो साक्षरता से एम्पावरमेंट आता है। मित्रों, काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे यह प्रोग्राम हमने आयोजित किया है क्योंकि आप जानते हैं कि कल दीक्षा भूमि पर प्रकृति ने मांझी साहब को काफ़ी सेलिब्रेट किया। दीक्षा भूमि जब वो पहुंचे तब उस पावन भूमि ने, उस पावन धरती ने मांझी साहब के आने की खुशी में अपना अच्छा एक रूप जताया, दिखाया और काफ़ी देर तक सर बैठे रहे, काफ़ी देर तक कोशिश किए बारिश रुकने की, लेकिन नहीं रुकी। तो काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे आज हमने प्रोग्राम रखा है और आज मांझी साहब हमको जो कल उनके स्पीच देना था वो आज यहाँ पे संबोधित करेंगे। तो आज कल उनका जो स्पीच था नागपुर की इस पावन धरती पे, नागपुर की इस पावन भूमि पे, वो आज हम उन्हें आमंत्रित करने जा रहे हैं कि मांझी साहब आए तो आधा घंटा वो हमसे रूबरू होंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि सर आए और हमें संबोधित करें। सर्वप्रथम सभी साथियों को जय भीम। और सम्मिलित रूप में मैं कहूँ, यहाँ पर आए हुए सभी सज्जनों, देवियों, पत्रकार बंधुओं, ये बात सही है कि व्यवधान आए हैं हम लोगों के बीच में, लेकिन मीडिया का ज़माना है। हम जो कुछ कहना चाहते थे संक्षिप्त ही सही कहना पड़ेगा और आज मैं कहना चाहता हूँ। और इस क्रम में दीक्षा भूमि को, नागपुर को और यहाँ के सभी साथियों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जय भीम करते हैं और कहना चाहते हैं कि जिन तथ्यों की ओर हमारे महामनाओं ने हमें इंगित किया था, सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम उस ओर चल रहे हैं। और ये बात सही है कि जो हमारे पूर्वजों ने हमारे महामनाओं में, जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर सबसे प्रमुख हैं, वैसे और भी हमारे लोग हैं, लेकिन प्रमुखता से हम लोग उन्हीं को जानते हैं। बाबा फुले भी हैं। तो उन लोगों ने जिन बातों की चर्चा की थी और आज हम अपने को कहाँ पा रहे हैं, इस संदर्भ में हम संक्षेप में अपनी बात को कहना चाहेंगे। इसके लिए हम प्रारंभ से कुछ बात आपके सामने लाएंगे कि हमको ये सोचना चाहिए कि हमारा ओरिजिन कहाँ से हुआ है, और जब ओरिजिन हमारा एक है कहीं, तो फिर आज अनेक की बातें क्यों की जा रही है। हम जानते हैं, इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, कार्यों के बंटवारा के आधार पर वर्ग की व्यवस्था हुई थी, क्लास की व्यवस्था हुई थी, लेकिन कालांतर में हम उसको वर्ण की व्यवस्था में आ गए, कास्ट की व्यवस्था में आ गए। वो इस रूप में हुआ कि गंगा गंगोत्री से चलती है, बहुत पवित्र है,
लेकिन बंगाल की खाड़ी में जाते जाते उसमें बहुत से प्रदूषण हो जाते हैं। उसी रूप में जब हम अपने पूर्व की बात को सोच करके चलते हैं तो वहाँ जो हमारी भावना थी, हम ठीक थे, उस दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन सुविधा प्रस्त में हम यहाँ पर बहुत अदब के साथ कहना चाहते हैं कि ये कास्ट बहुत मायने नहीं रखता है, उसका एक कल्ट होता है। उस कल्ट में सभी तबके के लोग होते हैं, रेशियो का फ्रैक्शन कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसका एक कल्ट है। कल्ट ये है कि हम गुलाम बनाना चाहते हैं, हम मजदूर बनाना चाहते हैं, हम दास्ता में किसी को रखना चाहते हैं और अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। इंटेलेक्चुअल्स को इसमें तो हम नहीं शामिल कर सकते, लेकिन जो समृद्ध लोग हैं फाइनेंस के दृष्टिकोण से, और आज के इस सोफिस्टिकेटेड ज़माना में जब हम 21वीं शताब्दी में आए हैं तो ये टेंडेंसी और आगे बढ़ गई है। हर एक दूसरे का लेग पुलिंग करता है और ये सोच करके करता है कि ये आगे नहीं बढ़े, हमारे पीछे रहे, ताकि हमारा वर्चस्व उस पर हमारे बना रहे। ये टेंडेंसी आते 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 आज इस विकराल रूप में हम लोग आ गए हैं कि आज मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते, भाई को भाई नहीं समझते, और स्त्री पुरुष का मामला तो कुछ दूसरा ही बन जाता है। कहने का गरज कि वहाँ भी मेरा एक संबंध इस तरह से होना चाहिए, माँ बहन का, बेटी का, वो संबंध भी हम लोग आज के समय में छोड़ दिया है। और यही कारण है कि जात पात, भाषा, लिंग, ये सब के नाम पर, और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो क्षेत्र के नाम पर भी आज हम लोग अलग अलग भागों में बट गए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं अपने लिए, समाज के अन्य लोगों के बारे में नहीं कहना चाहते हैं। वो हैप्स हैं, उनके पास समृद्धि है, वे लोग अपना काम कर रहे हैं, चाहे जिस रूप में हो, वो वेल ऑफ हैं। लेकिन हम जो दलित कहते हैं, गरीब कहते हैं, सोशल इंजस्टिस का शिकार होने वाले लोग कहते हैं, उनके सामने ये सोचने का विषय आ गया है। और इस चीज़ को हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पहले कहा है, और हमारे जितने समाज सुधारक लोग रहे हैं पहले कहा है। लेकिन हम उनकी जयंतियां मना ले रहे हैं, हम माला फूल चढ़ा देते हैं, लेकिन उनके किए हुए बातों को हम जरूर नज़रअंदाज कर रहे हैं। और यही कारण है कि हम में एकजुटता होने के बजाय हम अलग अलग कारणों से एक दूसरे से बहुत दूर होते जा रहे हैं। और ये दूर होना ही हमारे सामने जो त्रासदी है, हमारे सामने जो संकट है, वो और गंभीर से गंभीर स्थिति में हमारे सामने आ रहे हैं। अब इसका विशेष विवरण करने का हम नहीं समझते हैं कि मेरे पास समय है। संक्षेप में इस झलक को हमने बताया कि हमारे सामने मौजूद स्थिति यही है। अब इसको कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए, इस संबंध में हम अपनी बात कहना चाहते हैं कि इसको निपटने के लिए आज जो वर्तमान व्यवस्था है, हम व्यवस्था को दोष दें। जो भी गार्जियन होता है, जो भी व्यवस्थापक होता है, उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी होती है कि वो अपने नीचे वालों को हर तरह से संवर्धित करे, हर तरह से उसका उत्थान करे, एजुकेशनली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशियली, हर तरह से उसको अपलिफ्ट करे। लेकिन हो नहीं पा रहा है। हमारा कहना है कि अगर दूसरा नहीं करता है किसी कारणवश, तो हमारा क्या फर्ज बनता है, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। इस संदर्भ में जब नागपुर में हम आए हैं और कल से सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ये मेरा दुर्भाग्य रहा है कि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी हमें। अभी हम कुछ जानकारी ले रहे हैं। एक पहल है, पहल लोग किए हैं,
बेशक बाबा साहब के नाम पर ही किए हैं। आज अनेक इंस्टीट्यूशंस हैं और उसके बहाने हर तरह की अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है। बावजूद उसके क्या हम कंपैरिजन करें कि इंडिया के अन्य स्टेट्स और हमारा महाराष्ट्र का ये जो स्टेट्स है, इसमें बौद्धिक रूप में, आर्थिक रूप में या पॉलिटिकली कोई ज़्यादा चेतना आई है क्या? कल जब इस पर हम विचार कर रहे थे तो हमको मालूम हुआ, हैरत हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी जो है बाबा साहब का बनाया हुआ पार्टी, उसमें 4 विंग हैं। क्या 35? माय गॉड। हाँ, तो ये सोचने का विषय है कि दीपक तले अंधेरा, यही कहानी है। बाबा की दिव्य भूमि, कर्म भूमि, जन्मभूमि में इस प्रकार अपने आप में जब हम में एका नहीं है, so far thoughts is concerned, political thoughts is concerned and other things are concerned, तो फिर हम क्या सोच सकते हैं? हम बिहार के बहुत गरीब लोग हैं, अन्य प्रदेशों में भी हम जानते हैं कि उतनी बौद्धिक चेतना नहीं है, और समांतवादी व्यवस्था हमारे बिहार में या उत्तर प्रदेश जो ईस्टर्न है, इन सभी इलाकों में जो उसका दंश हम लोग झेला है और आज भी झेल रहे हैं, वहाँ पर कोई महानायक पैदा नहीं हुआ। लेकिन जब महाराष्ट्र में महानायक पैदा हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे के यहाँ भी अनेक लोग हैं, अनेक विधाओं में बटे हुए हैं, लेकिन यहाँ क्यों बटे हुए हैं? यहाँ कम से कम एक होना चाहिए था, और अगर एक होते तो इसकी रोशनी समस्त हिंदुस्तान में पहुँचती और हम लोग बाबा के नाम लेकर के ही हम लोग आगे बढ़ते और अपना वर्चस्व कायम करते। आप लोग ज़्यादा पढ़े हैं बाबा को, हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला है, लेकिन कहीं कहीं सुनने में आया है, सुना है कि राजनीति को बाबा ने एक विकास का ताला माना था, कि लॉक है, विकास एक लॉक है और राजनीति उसकी एक चाबी है, की है। बिना की के ताला नहीं खुल सकती। उसी प्रकार से हमारा विकास राजनीति पर पकड़ बनाए बिना नहीं हो सकती। ये इस्टेब्लिश फैक्ट है, बाबा साहब ने हमें बताया था, ऐसा हमको मालूम। लेकिन हम बाबा साहब के अनुयायी क्या कर रहे हैं? राजनीति कैसे हम प्राप्त करें, उसके लिए डंडा चलाने की ज़रूरत नहीं है, बुलेट चलाने की ज़रूरत नहीं है, हिंसक आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में हम यही कहना चाह रहे हैं, दूसरे समाज के लोग हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, सोच सकते हैं, गलत सोच सकते हैं, कहीं कहीं कोई ओएसिस ऐसा कि रेगिस्तान में कहीं कहीं ओएसिस मिल जाता है, उसी प्रकार से इस समाज रूपी रेगिस्तान में कहीं ओएसिस मिल जाता है कि कुछ लोग हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। तो हमें तो सोचना चाहिए, हमें तो उसको करना चाहिए। और ख़ास करके हम दलितों की बात अगर करके चलें, वो भी हम समझते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है। अगर मान के हम चलते हैं कि अगर हम दलित की ही बात करें तो भी बहुत अच्छी बात है। ऐसे बात तो होनी चाहिए गरीबों की, जो डिप्रेस्ड है, जो हर तरह से सताया जाता है, चाहे जिसके द्वारा सताया गया हो, चिंता उसकी होनी चाहिए, चाहे जिस कौम का हो, जिस कम्युनिटी का हो, जिस धर्म का हो, उससे कोई मामला नहीं बनता। मामला बनता है कि हम एक जाति को हैं, एक जाति है गरीबों की जाति। अगर उससे भी थोड़ा लोअर हम जाते हैं तो हम दलित की ओर आते हैं कि हम दलित की ही बात करके अगर हम चलते हैं तो कैसे इसमें एका हो सकता है, कैसे हम मिल सकते हैं? और वही पॉलिटिकल कंसंसनेस हम में नहीं है। बाबा साहब के द्वारा आरक्षण दिए जाने के बावजूद भी हम एमएलए बन जाते हैं, हम मिनिस्टर बन जाते हैं। कदाचित जो हमको करना चाहिए हम नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे भी मीमांसा है, उसके पीछे भी समझना चाहिए। आज विडंबना है कि हिंदुस्तान में स्टेट्स हैं हमारे, उसमें कोई भी चीफ मिनिस्टर दलित का नहीं है। अगर दलित का होता है तो उसको लात मार के भगाया जाता है विभिन्न तरीकों से। तो इस पर सोचने के लिए, इस व्यथा से अगर हम व्यथित हैं तो इसको दूर करने के लिए सबसे बड़ी बात है हम में एकता होनी चाहिए, पॉलिटिकल कंसंसनेस होना चाहिए। और पॉलिटिकल कंसंसनेस ये में नहीं कि हम संस्था बना लें, हम राजनीतिक ग्रुप बना लें, इससे हमारी चेतना हो जाएगी, ये बात संभव नहीं है। हम सभी साथियों को यही कहा करते हैं, हम बिहार में यही कहते हैं। और बिहार में जो कुछ दिन मौका मिला
मुख्यमंत्री बनने का या उसके पहले हम लोग यही चेतना फैलाने का काम किया कि आज समाज में जब वोटर लिस्ट प्रिपरेशन की बात होती है तो हमारे लोगों का नाम छोड़ दिया जाता है। जब सर्वे होती है जनसंख्या की तो हमारा नाम छोड़ दिया जाता है। और दूसरे लोग चालाक लोग हैं, सर्वे में अपना जनसंख्या ज़्यादा कर दिखलाते हैं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की बात होती है तो उनका जो बच्चा पेट में भी पल रहा है उसका नाम भी वोटर लिस्ट में आ जाता है। और हमारे लोग जो हैं 18 वर्ष के भी हैं लेकिन उनका नाम नहीं हो पाता है। संस्था अगर है, संगठन हमारा है तो इस डिफेंस को हमको अपनाना चाहिए। इसके लिए अवेयरनेस पैदा करना चाहिए कि कहा भी गया था, लोहिया जी को कोट करते हैं हम यहाँ पर, इसी के लिए बिहार के जो मीडिया के लोग हैं बड़ा उपहास हमको किए थे बदनाम करने के लिए। उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, ये उन्होंने एक बात कही थी। हम उसी को कहा था। हम ये नहीं कहा था कि जनसंख्या बढ़ाओ, हमने ये कहा था कि जो हमारी वाकई जनसंख्या है उसको तो कम से कम रिकॉर्ड कराओ। इसके लिए संस्थाओं को सामने आना चाहिए। अब इस चीज़ को कहा तो उनको बुरा लगा होगा, हो सकता है हमको डिमोरलाइज करने के लिए उन्होंने कहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा एक पहलू को पकड़ा है कि अगर ये बात सही हो जाएगी। और उसी बिना पर हम बिहार में कहते रहे हैं कि 16% जनसंख्या उसकी बताई जाती है हमारी। आज ठीक से अगर उसकी जनगणना हो तो हम वहाँ 25% हैं। उसी प्रकार से अन्य स्टेट्स में भी होंगे। जो कल्चर हमारा है कोई अलग कल्चर नहीं है, सभी जगह। कहीं कहते हैं 36%, तो हम जरूर कहना चाहते हैं कि वहाँ 46% हमारे होंगे। कहीं कहता है 25% है, हम जरूर कहना चाहते हैं कि वहाँ 30 और 35% होंगे। तो पहला हम जो दलित के बारे में कहना चाहते हैं, दलित हिमायती की बात करना चाहते हैं, तो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम हमको अपनी जनसंख्या को शुमार ठीक ढंग से कराना होगा। हम ये नहीं कहते कि जनसंख्या बढ़ाओ। अभी आज एक पेपर में देखा कि किसी ने कह दिया कि वोटर लिस्ट में नाम अमुक का नहीं होना चाहिए, और एक और कौन देवा है, साध्वी है, वो कहती है कि साहब उन लोगों को जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए बाध्य करना चाहिए। तो मैं वो नहीं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ। वो तो अपना एक है, संयम से, इनलाइटमेंट से उसको हम कर सकते हैं। हर बातों का ये है जिक्र करना चाहते हैं। अगर इस बात में अगर हम करें कि कैसे जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाए, तो हम अपने पूर्वजों की बात करते हैं, उसमें लेट मैरिज होता था, 25 साल तक बालपन कहलाता था, 25 साल के बाद युवावस्था होती थी। अब आज हमारे ऐसे, हम जीतन मांझी जो आपके सामने बोल रहे हैं, 17 वर्ष की आयु में हमारी एक पुत्री पैदा हुई थी। 17 वर्ष मात्र छोटा है हमसे वो, हम 70 वर्ष के हैं तो वो 53 वर्ष की हो गई है। तो ये विडंबना है। हमारा कहना है कि अगर रोकने की बात हो तो इस तरह से हम अब पुरानी बात को सोच करके हम रोक सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो दूसरा विषय है, हम विषयांतर नहीं होंगे। हमारा कहना यही है कि हम दूसरे से लड़ाई नहीं करें, लेकिन दूसरे से सीख लेनी चाहिए। उसी प्रकार से वोटर लिस्ट का भी मामला है। हमें गांव-गांव मिलता है, हो सकता है सब जगह हो। कल्चर गरीबों का एक और अमीरों का एक होता है सब जगह, चाहे जिस भाषा के हों, जिस स्थान के हों। कि एक आदमी एक गांव में रह रहा है और वो चालाक है तो 4 जगह उसका वोटर लिस्ट में नाम है। जहाँ नौकरी करता है वहाँ भी, जहाँ उसका ससुराल है वहाँ भी, जहाँ उसका खेती बाड़ी है वहाँ भी, और प्रभाव से 3-4 जगह अपना वो नाम जोड़वा लेता है। तो वोटर लिस्ट में नाम तो उसका ज़्यादा होता है। अब हमारे लोग माइग्रेट करते हैं, बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो बाहर जाते हैं तो वहाँ तो नाम उनका होता ही नहीं है। घर पर जब आता है वोटर लिस्ट बनाने तो कहता है कि वो बाहर चले गए हैं, वहाँ भी नाम उसका कट जाता है। ये बहुत बड़ी साजिश है। हम सिर्फ दलित और ये सब कह करके अगर करते रहेंगे, 2 स्कूल बना देंगे और कुछ बात कर लेंगे, वो भी एक अच्छा चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पर हमको अवेयरनेस होना चाहिए, वो अवेयरनेस नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बाबा साहब की एक बात को, जो हम साजिश के तहत आज हमको डिप्राइव्ड किया गया है, उसके चलते आज हम लोग पॉलिटिकली बहुत मार खा रहे हैं। हम अपना उदाहरण लेके कहना चाहते हैं। हमने अपने मंत्रिमंडल काल में 34 एज मैनी एज 34 डिसीजंस लिए। वो सभी डिसीजंस गरीबों के पक्ष में, गरीब चाहे महिला हो, गरीब चाहे युवा हो, गरीब चाहे मुसलमान हो, गरीब चाहे पिछड़ा हो,
गरीब चाहे स्वर्ण हो एवं। उन सबों के हित में हमने निर्णय लिया और आज हम दावा करते हैं कि हमारे वो 34 निर्णय को गरीब विरोधी अगर कोई करार कर दे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कोई नहीं वैसा कर सकता है, दावा है हमारा। लेकिन विडंबना, हमारे के यहाँ 38 विधायक हैं रिजर्व कंस्टिट्यूंसी से, और अगर 7 विधायक हमारे साथ होते तो हम शायद मुख्यमंत्री से नहीं हटते। मात्र 2 आदमी को छोड़ करके कोई हमारे सामने नहीं आया। क्या कारण है ये? क्यों? एक तरफ हम दुख जताते हैं कि वो बहुत हीनियस क्राइम किया है वो, लेकिन दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था में कहीं ना कहीं सब कोई नहीं हो सकता है बाबा अम्बेडकर की सोच करके हम फाइट करें। सब में कहीं ना कहीं कमजोरियां होती हैं। कमजोरी होती है, फर्स्ट टर्म विधायक है, कहीं उसकी सदस्यता चली गई तो कहीं का नहीं रहेगा। क्या भाई, उसके सामने जो दूसरे लोग हैं मुसलमान हैं, जब जीतन मांझी को कहा गया वहां कि हम उसकी हत्या कर देंगे, उसको मार देंगे मुख्यमंत्री को, तो जब दूसरे विधायक की क्या स्थिति हो सकती थी? कहीं कहीं पैसा का भी लोभ दिया गया, कमजोरी से पैसा भी ले लिए। हमारा कहना यह है कि हमारे जनप्रतिनिधि लोग अगर अपने भविष्य के बारे में सुनिश्चित हो जाएं तो पॉलिटिकली वो डिसीजन ले सकते हैं, और उसकी व्यवस्था बाबा साहब ने की थी। और वो थी, वो किसको क्या कहते हैं उसको, हाँ, सेपरेट इलेक्टोरल की बात उन्होंने की थी, जो 52 में शुरू हुआ था, 57 में उसको लोग ख़त्म कर दिया। आज इस फोरम से हम कहना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि जो स्वयंसेवी संस्था हों, जो अम्बेडकर बाबा का, बाबा फुले का, या और जितने भी हमारे लोग हैं उनके संस्थान हैं, उन सबों का एक प्रयास होना चाहिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो गए हुए हमारे लोग हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ये जान करके कि हम दलित समाज से हैं और दलित समाज का जो प्रॉब्लम्स है, समस्या है, एक है, अगर उसको लेकर के विचार करते हैं तो हम प्राप्त कर सकते हैं। उसका एक उदाहरण हम देते रहे हैं। हमारे यहाँ राम लखन सिंह यादव यादवों का नेता हुआ करते थे, कांग्रेस में थे, हम भी उसमें कांग्रेस में थे। विधानसभा हमारे यहाँ 324 सदस्यों का था। वो कहते थे कि हम 84 हैं। हम कहते थे कांग्रेस में तो यादव लोग 13 या 14 हैं, आप 84 कैसे कहते हैं? अरे तुम अभी नहीं समझोगे जितना, तुम नहीं समझोगे, कुछ दिन के बाद समझ जाओगे। सही कुछ दिन के बाद हम समझा कि यादव से रिलेटेड एक से एक प्रॉब्लम आता था। उस प्रॉब्लम को वो 84 एमएलए एक अलग प्लेटफॉर्म पर रात में मिलते थे, महीना में एक बार, 15 दिन में एक बार, या 2 महीना में एक बार, और वहाँ डिस्कशन होता था। अमुक पार्टी के आप हैं, आप इस बात को उठाइए, अमुक पार्टी के आप हैं, इस बात को उठाइए। हम सत्ता दल के हैं, हम नहीं उठा सकते, लेकिन हम अपने मंत्री को जवाब दिलाने के लिए बाध्य कर देंगे। इस तरह से जो भी प्रॉब्लम उस समाज के बारे में आता था, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता था। आज पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में हम इसलिए एक साथ नहीं होते हैं कि लोग कहेगा हमारा टिकट कट जाएगा। हम जब 2000 में जीते थे और लालू जी की कुछ बातें चल रही थी, अच्छा नहीं लगता था। हमको लगता था कि शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ होना चाहिए। लैंड रिफॉर्म्स का मामला था, लिटरेसी का मामला था, ये सब बात को लेकर के जब हम बात करते थे तो लोग कहते थे कि बहुत नेता बन रहे हो तुम, थ्रेटनिंग मिलता था। लेकिन हम अपने लोगों से कहते हैं कि नेता के लिए तो यहाँ आए ही हम लोग, नहीं होते तो एमएलए कैसे बनते हम? आप लोग हमको साथ दीजिए। हमको दुख होता है ब्रदर, आपको सूचना देते हुए कि हमारे घर पर शेड्यूल कास्ट के विधायक आना बंद कर दिए कि अगर मालूम हो जाएगा लालू जी को कि
कि उनके घर पर विधायक जा रहे हैं तो उनको टिकट कट जाएगा। तो ये शंकाएं बनी रहती है हमारे लोगों के साथ, इसीलिए वो अपना जो व्यवहार है, जो ड्यूटी है, उसको डिस्चार्ज ठीक ढंग से नहीं कर पाते। इसलिए जो बाबा साहब के द्वारा ये प्रावधान किया गया था, जिसको हम लोग दोहरी नागरिकता भी कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरल की बात कहते ही हैं, अगर ये व्यवस्था के लिए अगर आज हम लड़ जाएं पार्लियामेंट में, लड़ जाएं विधानसभाओं में, तो हर मर्ज की एक दवा, हर मर्ज की एक दवा है। ये सब कोई सिर उठा करके काम करेगा। इस प्रकार से अनेकों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हुई होगी। तो आखिर क्यों? उसका एक ही चीज़ है कि अगर सेपरेट इलेक्टोरल हो जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से हम सबल हो जाएं, और राजनीति पर यदि हमारी पकड़ होगी, हम मुख्यमंत्री बने तब तो हमने निर्णय लिया कि 3 डिसमिल जमीन दे रहे थे, 20,000 रुपया दे रहे थे। हम लोग मगर में कहते हैं न उमन हुई है न राधा नाची है। 3 डिसमिल में मकान बनता था और न 20,000 रुपया में 3 डिसमिल होता था। लेकिन नीतीश कुमार जी ऐसे सामाजिक न्याय के प्रोगा यही कह के काफी नाम कमाए। हम भी प्रशंसा करते थे कुछ कि भाई 3 डिसमिल जमीन कम है, 20,000 रुपया कोई कम है। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो हमने देखा कि 90% राशि अलॉटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न बैक हो गया है स्टेट में। क्यों? 20,000 रुपया में 3 डिसमिल जमीन नहीं मिल रही। अगर मिल भी रही थी जमीन, वो तो तालाब है, नदी का क्षरण है, तो डिजर्टेड एरिया है कि जहाँ के आदमी रह नहीं सकता है, तो वैसा में क्या आदमी रह सकता था? उसी निर्णय को आलोक में हम आते आते निर्णय ले लिया कि नहीं, हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, और पैसा 20,000 नहीं, रनिंग मार्केट रेट से हम उनको पैसा देंगे। मुख्यमंत्री बने, दलित बना, तब न ये निर्णय लिया। और आज आप देखेंगे साल 2 साल के अंदर, हालांकि उस हमारे निर्णय को उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अगर ये लागू हो जाए, हर लोगों को मकान और बढ़िया मकान मिल जाएगा, हर तरह से वो कर सकते हैं। एक मुख्यमंत्री की सोच जो दलित समाज से आया है, दलित को दुख जानता है, तब नहीं कर सकता है। दूसरा आदिवासी के लिए कर ही दिया। एक चीज हुआ। दूसरी चीज, बातें आई, ऐसी ऐसी बातें आई है जिसको कि लेकर के वो क्या नहीं करते। हमारे यहाँ दलित और महादलित सब आई जात को आप लोग जानते हो। हमने कैबिनेट में विरोध किया कि ये दलित और महादलित करके के हमारे समाज को आप बांटते हैं, ये तो अंग्रेजियत हो गई है, इंग्लिश स्टाइल में बात हो रही है कि डिवाइड एंड रूल। भाई इस तरह से तो नहीं चलेगा। लेकिन बात नहीं मानेगी, और उसका नतीजा सही हुआ कि हम लोग जो कमजोर कहे जाने वाली जो दलित थे, महादलित में आ गए, और जो मिलिटेंट पासवान जी थे वो दलित में आ गए। नतीजा 2 फांक। जहाँ भी जाए वो हमको सशंकित दृष्टिकोण से देखें, हम उनको भी कहें, कौन मुंह से कहें कि वो हमारे हैं? हम तो कहें कि हम महादलित हैं और वो दलित हैं। इस चीज़ को हम अवॉइड करना चाहा, नहीं अवॉइड हुआ। लेकिन जब हम मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम हम यही किया कि दोनों को मिलाओ, एक करके आगे चलो। कहने का मतलब अपॉर्चुनिटी मिली तब ना हमने किया। वो तो इत्तेफाक है कि अपॉर्चुनिटी मिल गई किसी कारण से, दैट वाज ओनली चांस। नहीं तो कभी हम लोग ने सोचा था कि हमको मुख्यमंत्री बनाएगा। इसी के तरह आज हम लोगों ने कहा है, आज हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छता की बड़ी बात करते हैं। हम भी कहते हैं कि जो स्वच्छता है एक बहुत बड़ा अभियान है, खास के गरीबों के लिए, और वायु प्रदूषण के दृष्टिकोण से भी स्वच्छता अभियान बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारे लोग हटमेंट्स में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, हमारे के यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हमारे जीव जंतु भी अगर रहते हैं, सुअर हैं, जानवर हैं, ये सब भी हैं, और जैसे वो लोग मल त्याग करते हैं वैसे हमारे लोग भी मल त्याग करते हैं। वहाँ पर मच्छियाँ भिन भिनाती है, वही मच्छी उड़ करके हम खाना खाते हैं या खाना बनाया जाता है, उस पर आकर के वो बैठती हैं, तो कितने कीटाणु लेकर के वो आते हैं, और उसके चलते हम बीमार पड़ते हैं। हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, और रूढ़िवादिता के चलते हम पहले जाते हैं ओझा गुनी के यहाँ, दिखवाते हैं कि क्या कोई नज़र तो नहीं लग गई है। हम लोग नज़र कहते हैं, पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं, तो नज़र तो नहीं लग गई है। वो कुछ पैसा लेता है, मुर्गा लेता है, छेना लेता है, लेकर चल जाता है। बीमारी चुकी है, बीमारी बढ़ते जाती है, तब हम लोग क्वेक के यहाँ जाते हैं, झोला छाप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। वो झोला डॉक्टर ऐसा है कि उसको पता हुआ नहीं, वो मस्तिष्क को भी फाड़ देता है, उसकी शल्य चिकित्सा करता है।
अब जोड़िए कितना बचा सकता है, लेकिन हमारे अज्ञानता बस हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम ही नहीं कहते हैं कि इसकी गलती के चलते हम मारे गए, हम कहते हैं हमारे भाग्य में यही था। कहने का मतलब कितना हमारे ऊपर अत्याचार वहाँ हो रहा है ये के चलते, स्वच्छता नहीं होने के कारण। और फिर यदि हम आगे भी बढ़ते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है। सर्वे करा करके देख लीजिए, जितने इंडिजेंट हैं, अपंग हैं, लूल लांगड़ हैं या कम आयु के लोग हैं, हमारे तबके के लोग हो जाते हैं। तो क्या मैं मान के चलूँ, जैसे पहले लोग कहता था कि भगवान ने दिया है हमको, गरीब बनाया है, भगवान ने हमको शॉर्ट आयु का बनाया है, ये बात तो नहीं है। इसी के लिए उनको हमने कहा था कि आप स्वच्छता अभियान किए हैं तो हमारे गरीब के लिए है, लेकिन एक चीज़ कर दीजिए कि हर रेवन्यू विलेज में महिलाओं के लिए 10 सीट और पुरुषों के लिए 10 सीट दोनों का शौचालय बने, और उसके रख रखाव के लिए, शौचालय के लिए हम शौचालय मित्र बहाल करने का निर्णय लिया था। एज मैनी एज 46,000। हम समझते हैं कि आज जिस प्रकार से मेरा विकास मित्र है, टोला सेवक है, ठीक है, हमारे कहने पर हुआ है, तो विकास मित्र 10,000 है, टोला सेवक 30,000 है, 40,000 हमारा वहाँ पर एक संगठन बना हुआ है। और उसी क्रम में हमने सोचा था कि ये जो हमारा सफाई मित्र होगा उसको अभी 10,000 रुपया देंगे, कालांतर में इसको 15,000 भी कर सकते हैं, 20,000 भी कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इस बहाने सफाई कार्य करने वाले लोगों को तो एक जॉब मिल जाता। तो एक कौन सोच रहा था, आज 67 वर्ष आज़ादी बीत गई, तो डब्बा लेकर के लोग घूमते हैं, आज भी माथा पर पैखाना उठा करके लोग चलते हैं। किसने सोचा था? मुख्यमंत्री का मौका मिला तो हमने सोचा। फिर देहात की बात, तो रूरल एरिया की बात तो छोड़ दीजिए, अर्बन एरिया में हम लोग घूमते थे, छोटी छोटी झोपड़ी बना करके सड़कों पर लोग रहते थे, सफाई मजदूर हमारे लोग। किसी ने नहीं सोचा इस 67 वर्ष के बाद, लेकिन हमने सोचा कि सभी गरीब के लोग ऐसे हैं जो बरसात में, गर्मी में और शीत खा करके भी रहते हैं, बीमार पड़ते हैं, मर जाते हैं और काम करते हैं शहरों में, इनके लिए कौन सोचा जाए। हमने सोचा कि जिस प्रकार से देहातों के लिए हम ज़मीन दे रहे हैं, उसी प्रकार से इनको भी ज़मीन देंगे और इनको भी पैसा दे करके हम मकान बना देंगे, ताकि ये लोग अपना काम डट के करेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, उनके लिए स्कूल खोलेंगे। ये कौन सोचा? जब चीफ मिनिस्टर के रूप में जीतन मांझी हुआ तब सोचा। हमारा कहने का मतलब है कि दलित परिवार के लोग, अगर इसमें आरक्षण की बात होती कि भाई हमारे के यहाँ 28 या 29 स्टेट से हैं, तो उसमें कम से कम 3 या 4 हमारे शेड्यूल कास्ट के चीफ मिनिस्टर होता तो कुछ हो सकता था। यहाँ तो रिजर्वेशन है नहीं, तो हमको चाहिए था वहाँ पर हमारे लोगों को फर्ज बनना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए, संगठित होना चाहिए इस माने में कि बाबा साहब की बातों को मानते हुए हम उत्प्रेरित हों और जहाँ जिस पार्टी से हों अपना जो काम है, अपने लोगों के लिए जो काम है, उसके लिए एक हो करके विभिन्न प्लेटफॉर्म से लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो आज इसकी कमी है। हम तो यही कहना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हर मरीज की एक दवा अभी हम समझते हैं यही है कि पॉलिटिकली अगर हम लोग साउंड हो गए, आज हमारे यहाँ मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है, कॉरपोरेशन में चुनाव कौन चुन के आते हैं? अगर रिजर्वेशन कहीं है, हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया है तो जानते हैं वहाँ पर कौन चुनाव का आता है? अमुक आदमी, इनके आदमी हैं, उनके पॉकेट के आदमी हैं, इनकी चलती है, चुनाव जिता देते हैं। हमको 100 रुपया, 200, 400 रुपया महीना दे देते हैं, बाकी जो मन में होता है काम करते हैं। इस तरह से हमारा कोई वहाँ इंडिपेंडेंस ही नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि ज़रा हमारा पॉलिटिकल व्यू अगर मजबूत हो तो राइट फ्रॉम ग्राम पंचायत टू पार्लियामेंट तक हम सशक्त हो सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए हम लड़ सकते हैं। और अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं तो दलित की बात तो होगी ही, गरीब की चर्चा जिसको हम कहा करते हैं वो डर करके हम करते हैं कि अगर कोई कह सकता है। कुछ लोग हमसे पूछा कि भाई दलित के साथ साथ आप गरीब की बात करते हैं, दूसरे लोग भी तो आ सकते हैं। तो हम तो कल भी सुना और जानते भी थे कि बाबा अम्बेडकर सिर्फ दलित की बात न करके अनेक लोगों की बात करते थे, जिससे मुसलमान भी आते थे, सिख ईसाई भी आते थे। तो वो नाम लेना क्या गलत बात है, उनके लिए करना क्या गलत बात है जो डायर नीड में है। तो इस आधार पर करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इसके लिए एक सशक्त ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है। हमको नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में जितना बड़ा निर्णय हम लोग लिया, लोग कहता है कि या तो पागल होगा वो निर्णय लिया होगा, और नहीं तो जो बहुत कदावर अपने को समझता होगा कि हमको कुछ नहीं होगा, हम अपना निर्णय लेने जाएंगे। तो जो अपने मन में आपको हो
कहते हैं कि हमको एक अवसर मिला, हमने सोचा कि इस अवसर का लाभ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये अवसर का लाभ अगर चल जाएगा, अगर हम मुख्यमंत्री नहीं हैं, आज हमारे लोग, दलित के लोग जाएगा कोई मंत्री के यहाँ काम कराने तो उसको गाली देगा, हमको गाली देगा कि तुम्हारा भी तो था मुख्यमंत्री, क्या किया, देगा ना गाली। तो कहने का मतलब हम अपने परिवार को, अपने को गाली न सुनावें और अपना अधिकार को कैसे लें, इसके लिए हम जिसको जहाँ हम लोग कहते हैं देह उधर कि दांत किच करके हम लोगों ने निर्णय लिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, और आज उसका एक बहुत बड़ा असर है। और उसी लाइन पर आज हम बिहार में हर प्रमंडल में रैली कर रहे हैं। रैली आशातीत सफल हो रही है, बिना पैसा के। लोग, बूढ़े बुजुर्ग, महिला, बच्चा हमारी बात को सुनने के लिए गर्मी, कठोर गर्मी में भी खड़ा रहते हैं 4-4 घंटा, 5-5 घंटा। उससे हमको लगता है कि जो निर्णय हमने लिया है वो व्यापक हित का निर्णय है, और इस प्रकार का निर्णय यदि 2-4-5 स्टेट्स में मुख्यमंत्री हमारा हो जाए, लिया जाए, तो जैसा कि उत्तर प्रदेश में बहन मायावती थी, उन्होंने भी उस समय कुछ न कुछ निर्णय ली थी। आगे जाकर के पता नहीं अभी क्या है, उनके राजनीतिक दिशा को हम नहीं समझ पाए हैं, लेकिन लिया गया था, एक अवेयरनेस हुआ था दलितों में। हम कहते हैं कि उसी प्रकार का एक अवेयरनेस अगर पैदा हो जाएगा तो हमारा सारा काम निपटते नजर आएगा। उसके लिए आवश्यक है कि हम दलित पहले अपने को समझें, तब हम मेंबर पार्लियामेंट या मेंबर असेंबली माने, और जो प्रमुख मुद्दा है उस मुद्दा को एक अपना मुद्दा मान करके विभिन्न प्लेटफॉर्मों से उठा करके आगे चलने की ज़रूरत है। अगर इसमें हम सफल होते हैं तो हमारा यह मूवमेंट सफल होगा, और नहीं तो अपनी डफली अपनी राग। हम लोग के यहाँ एक कहावत है, हम भी डफली बजा रहे हैं, आप भी डफली बजा रहे हैं, लेकिन दुनिया सुनने वाला हंस रहा है कि देखो ये लोग पागल है, देखो ये कर रहा है। तो कम से कम इस त्रादसी से हम लोगों को अलग करने के लिए जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्ध मंच के लोग हैं, बाबा अम्बेडकर मंच के लोग हैं, अन्य मंच के हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हम आह्वान करना चाहते हैं कि पार्टी नहीं देखिए, सिर्फ अपना मुद्दा देखिए, और उस मुद्दा को उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आइए, जिसकी चर्चा हमने किया राम लखन सिंह यादव की। उनसे हमको सीख लेनी चाहिए। वैसे वैसे बहुत लोग होंगे कि हम रात में, जैसे होता है ना, राजनीति में भी बहुत सा है, हस्बैंड वाइफ दोनों 2 पार्टी के रहे हैं, दोनों का 2 प्लेटफॉर्म रहा है। तो क्या हस्बैंड वाइफ का उनका रिलेशन खत्म हो गया था? कहा बाप बेटे में भी होता है, इसके मैंने माँ बेटे में भी होता है। तो उस लाइन पर हम लोगों को चलना चाहिए। हम लोगों का संबंध एक हो, प्रगाढ़ हो, हम दलित हैं, हो सकता है प्लेटफॉर्म दूसरा हो, लेकिन जो जनरल कॉज है उसके लिए किसी भी एंगल से आप लड़िएगा तो उसमें हमको सफलता मिलेगी। इसलिए आज के दिन में हम यही कहना चाहते हैं, हम शॉर्ट करना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमें सिखाया था सेपरेट इलेक्टोरल का, उसकी एक लड़ाई लड़नी चाहिए। और दूसरी बात कि बाध्य करना चाहिए हमको अपने विधायकों को और अपने इलेक्टोरल रोल के लोगों को, जनसंख्या को, कि अपना जनसंख्या का शुमार ठीक करावें, वोटर लिस्ट में अपना नाम ठीक से इंगित करावें। ये पॉलिटिकल होगा। और दूसरी बात कि शिक्षा के संबंध में तो कुछ कहना नहीं, आप लोग खुद प्रबुद्ध हैं, लेकिन 1-2 बातें और है हमारे लिए जो हम कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ रूढ़िवादिता और अंधविश्वास भी है। यहाँ का क्या स्ट्रक्चर है, लेकिन हम लोग के यहाँ कूट करके भरा हुआ है। वो अंधविश्वास के चलते भगत आता है, मूड़ी धुनता है, पैसा ले जाता है, मुर्गा छेवना ले जाता है, और कहा जाता है कि नहीं बगल वाला का करतूत है, बगल वाला का आँख है, बड़ा तेज है वो, अब वो चला जाता है तो आपस में लड़िए। हत्या तक हो रही है हमारे यहाँ, मार देता है कि वो डाइन है, क्या वो ओझा है हमारे बाल बच्चों को किया। ये भला आज के इस 21वीं शताब्दी में इसका कोई स्थान है क्या? लेकिन इस सवर्णों में नहीं हो रहा है, ये भी सीख लेना चाहिए हम लोगों को। सवर्णों में नहीं हो रहा है, वाई इन दलित ओनली। इसका कारण है कि हमको उस रूढ़िवादिता में रखा गया है, प्रमोट करने के लिए बताया गया, हम उसको मान के चल रहे हैं। उसी प्रकार से इंटॉक्सिकेशंस है, शराबखोरी है। शराबखोरी में भी आज हम लोग किसी से कंपटीशन में कम नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये देखना चाहिए कि कोई रियासतदार है,
कोई 1 लाख रुपया आमदनी प्राप्त करता है, अगर वो 20,000 10,000 खर्च कर देता है तो उसकी बात है। लेकिन अगर हमारी आमदनी 5,000 है और 5,000 में अगर 2,000 हम इंटॉक्सिकेशन में ही कर देंगे तो हमारी क्या स्थिति रहेगी। इसीलिए हम इस पर भी एक वाक्य है हमारे यहाँ, हम अपने लोगों को समझाया था। वहाँ का मीडिया ने कहा कि जीतन मांझी तो कहता है कि शराब पियो, यही बताया हमको डिमोरलाइज करने के लिए। सच्चाई ये थी, पहले हम ये कहते थे कि हम जीतन मांझी हैं, मुसहर कम्युनिटी जो सबसे गई गुजरी कम्युनिटी है, हमारे माता पिता दोनों शराब पीते नहीं थे, बनाते थे और बेचते थे। हम 11 वर्ष की उम्र में अपने पिताजी को समझाने का प्रयास किया कि पिताजी आप हमको मजदूर चाहते हैं कि मजदूर नहीं हो, क्योंकि वो मजदूर थे, बंधुआ मजदूर थे। और हमारे को याद है कि 11 वर्ष में शादी हमारी हो चुकी थी, तो वो शादी के समय अंगूठा का निशान दिलाया जाने लगा एक कागज़ पर, तो हमारे पिताजी अड़ गए कि ये क्या, तो नहीं, ये तो मजदूर आप हैं और इसको शादी में हम पैसा देंगे तो मजदूर रहेगा तब ना, ऐसा पैसा कहाँ से आप लोग दीजिएगा। तो हमारे पिताजी ने कहा कि हम तो मजदूर है, हम अपने बेटा को मजदूर नहीं बनाएंगे। उसी बात को हम पिताजी को याद दिलाया कि पिताजी एक बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जीतन को हम मजदूर नहीं बनने देंगे। तो एक काम ये भी कीजिए कि जब तक ये शराब चुवाने की भट्ठी आपके यहाँ रहेगी और जब तक आप लोग पीते रहिएगा, आपस में लड़ाई करते रहिएगा, माता पिता लड़ जाते थे, मारपीट हो जाती थी, रात में खाना नहीं मिलता तो समझते थे कि आज खटपट हुआ है। एक परिस्थिति थी, तो हम बताया उनको कि ऐसा कीजिएगा तो आप मजदूर है हैं, हम भी डबल मजदूर हो जाएंगे, ये मत कीजिए। उन्होंने नहीं किया और हम आज कहाँ हैं। मेरा छोटा भाई इंस्पेक्टर पुलिस तक था, बेचारा मर गया था वो। हम लोगों को ये समझाते हैं कि दारू नहीं पीने से ये फायदा है, लेकिन साइड बाय साइड कहते हैं एक बार दारू तुम पीने का लत पकड़ लिए हो तो तुरंत नहीं छोड़ोगे। एडिक्ट जो होता है हॉस्पिटल में जाता है, एक मेडिकल ये है, मेथड है कि अगर 10 टैबलेट खा करके वो चिंता से मुक्त रहता है तो उसको छुड़ाने के लिए नेक्स्ट डे 8 दिया जाता है, उसके बाद 4 दिया जाता है, 2 दिया जाता है, क्रमबद्ध 1 महीना में उसको 0 पर ले आता है। उसी प्रकार से तुम अगर आधा लीटर शराब पीते हो तो उसको 1/4 करो, 1/4 के बाद और मिनिमम में जाओ, ऐसे करते करते तुम छोड़ दो। इसी को लेकर के मीडिया वाला कहा कि वो तो दारू पीने के लिए लोगों को कहते हैं। तो यही हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों का तो उपहास सब जगह करता है, हमारा सेंटीमेंट तो किसी ने नहीं समझा। हम कहना चाहते हैं कि बड़े लोग करता है, खेत बेचता है, चोरी करता है, डकैती करता है, सब कुछ करता है। हम ऋषि खानदान के होते हैं, हमारे गरीब, हमारा एक जुमला है कि हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हम बेईमान और डिजॉनेस्ट नहीं हो सकते, ये हमारा जुमला है। इसीलिए हम लोगों को कहा कि तुम इस कदर रह करके अपना काम करो, तो इंटॉक्सिकेशन से दूर रहो और जो ये अंधविश्वास है उसको तुम समाप्त करो। हम समझते हैं कि तुम्हारा विकास होगा, जिसको सेल्फ रिस्ट्रेंट कहा जाता है, आत्म शुद्धि कही जाती है बात, वो करके अगर तुम आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप में हमारा कल्याण होगा। और हम दलित जो हैं, दलित के नाम पर आज बीत रहा है, सदियों बीत गया, लेकिन स्वतंत्रता का भी 67 वर्ष बीत गया, 68 वर्ष में हम लोग हैं। ये बातें चलती रहेगी अगर इस ढंग की बात होगी तो। इसको दूर करने के लिए एक और एक वही उपाय है कि हम लोगों को एक होना होगा, राजनीतिक दृष्टिकोण से कंसस होगा, सामाजिक दृष्टिकोण से भी उन सब बातों को ले करके चलना होगा। इस दिशा में चाहे स्वयंसेवी संस्था हो, राजनीतिक संस्था हो, हम लोग हों, ये सबको मिल करके सम्मिलित प्रयास करेंगे तो बाबा साहब का जो विजन था, बाबा साहब का स्वप्न था, वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि समय की तंगी है और सारी बातें हम अपना अनुभव के बताना चाहते हैं, बहुत सी बातें हैं, घंटा 2 घंटा लग जाता है। कल हम थे मूड में कि ये सब बात को कहेंगे, लेकिन लगता है भगवान तो हम लोग मानते नहीं हैं, भगवान तो हमारे हैं, लेकिन अगर कोई क्रूअल भगवान हो गया होगा, वो चाहता होगा कि बात नहीं हो, इसीलिए उसने वैसा कर दिया। तो थैंक्स टू हिम आज आप लोग यहाँ पर आए। चलिए संक्षिप्त बात ही हो, ये बात को आगे बढ़ा करके अगर इस लाइन पर हम लोग कहें, और धार्मिकता में हम आगे अब नहीं बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यही नहीं करना चाहते हैं कि हम लोग को रूढ़िवादिता की ओर नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को आगे देखना चाहिए, बच्चों को ठीक स्वस्थ रखना चाहिए, सफाई रखना चाहिए। बाबा साहब के बारे में हम लोग कोट करते हैं कि बाबा साहब अच्छा कपड़ा पहनते थे, लोग कहते थे कि तुम गरीब के नेता हो,
तुम क्यों साफ कपड़ा पहनते हो? तो उन्होंने कहा था कि भाई हम अगर साफ नहीं पहनेंगे तो हमारे बच्चे भी साफ नहीं पहनेंगे, गंदा रहेंगे। स्कूल में जाएंगे उसको लोग हेटेट करेगा, सड़क पर जाएंगे उसको कहेगा कि दलित के बच्चा जा रहे हैं। तो इस डिस्पैरिटी को हटाने के लिए हम एक तरह से लोगों को कहते हैं कि तुम साफ रखो। हम भी कहते हैं हम आधा जून खाना कम खाएंगे, एक क्वांटिटी में थोड़ा कम करेंगे, लेकिन सफाई पर ज़्यादा हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप में हम आगे बढ़ेंगे। ये सारे चीज़ ऐसे हैं जिसको अपना करके हम लोग चलेंगे, हमारा विकास संभव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस पवित्र दीक्षा भूमि को हम प्रणाम करते हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं कभी और मौका मिलेगा तो आप लोगों से मिल करेंगे। सीएम बनने से ज़्यादा है कि जिस लहर को, जिस इंस्टिंक्ट को हम बिहार में लागू करने का प्रयास किए हैं वो एक कॉमन आंदोलन का रूप ले ले सभी राज्यों के लिए। अब जिसे अब गर्दन करने लगेंगे, हमने कहा कि भाई महिलाओं के लिए आरक्षण 35% हो दिया। अगर ये आंदोलन हो समूचे हिंदुस्तान में कि ये हो, बेटियों को पढ़ने के लिए हमने कहा कि उच्च शिक्षा तक MA तक के हम पढ़ाई फ्री कर दिया, इसके लिए एक आंदोलन हो। ये सब बातें। ठेकेदारी में आज करोड़ों रुपया लोग मार रहा है, जो गांव का सामंती था वो शहर में आकर के सामंती बन गया है। हमने वहाँ यही किया, हमारे के यहाँ यही कहा कि इतनी बातें हैं, कहने लगेंगे तो 2 घंटा हो जाएगा। तो इसीलिए एक बात और समझ में आ गई कि ठेकेदारी प्रथा चलती है। हमारे के यहाँ 40,000 करोड़ रुपया खर्च होता है कंस्ट्रक्शन में, 10% कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट हम उसको देते हैं, तो 40% का 10% 4,000 करोड़ हुआ। 4,000 करोड़ विशुद्ध रूप में किसके यहाँ जा रहा है? वही जमींदारी के पॉकेट में जा रहा है। हम उसमें सेंध लगाने का प्रयास किया कि तुम नक्सलाइट कहते हो कि जो जंगल में जाकर के बंदूक और राइफल लेके चलता है, उसको रोजी रोटी नहीं दिया तुम, तंगी के चलते अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ा सका, अपना बेटी को शादी नहीं दे रहा है, तो गलत क्या नहीं करेगा? भूखम किम न करोति पापा। इसके लिए हम कहा कि क्लास 3 और क्लास 4 ठेकेदारी में हम दलितों के लिए आरक्षण देंगे। बर्दाश्त नहीं हुआ, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर वो दे देते तो हमारे लोग जो दक्षिण जड़ते हैं, बंदूक उठाते हैं, समाज के मेन धारा में आते, हमारी उन्नति होती, हम भी कहे जाते कि हाँ हम ठीक हैं। तो कहने का गरज है कि एक एक समस्या वो चीज़, वाई नॉट इन इंडिया, वाई ओनली इन बिहार है। अब वो यहाँ देखा मायावती जी ने शायद की थी कुछ इस तरह का 25 लाख या आकार का, वहाँ स्क्रैप कर दिया गया, लेकिन नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी आंदोलन वहाँ देखा। इसके लिए अगर हम दलित एक थे तो हमको आंदोलन करना चाहिए था, हम गरीब एक थे तो हमको आंदोलन करना चाहिए था, बट चुपचाप हम वहाँ पर यस मैन के रूप में रह गए। इस तरह से नॉट ओनली इन बिहार, नॉट ओनली इन यूपी, समस्त हिंदुस्तान को इन सब मुद्दों पर आंदोलित होने की ज़रूरत है। अगर ये आंदोलित होकर के हम अगर काम करेंगे तो दलित का वाकई विकास होगा। प्लेटफॉर्म कोई रहे चिंता नहीं है, प्लेटफॉर्म की चिंता हम नहीं करते हैं। नाम अनेक होता है, हम जीतन हैं, आप वो हैं, तो इसका व्हाट ऑफ दैट। हम मनुष्य हैं, एक उद्देश्य के लिए चल रहे हैं, तो संस्था अनेक हो सकती है, लेकिन हम लोगों का एक उद्देश्य होना चाहिए। पॉलिटिकल बीइंग अनेक होना चाहिए है, लेकिन हमारा इंस्टिंक्ट ये होना चाहिए कि फॉर द बेनिफिट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन टॉलरेंस हम लोगों को एक होने की जरूरत है। ये भावना से अगर हम चलेंगे तो हमारा विकास संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः प्रणाम करते हैं।